Good morning, dear students. Today we will discuss osmotic pressure, which is a qualitative properties of solution. आज के इस लेक्चर में हम विलयन के अड़चन गुणधर्म की चौथी और अंतिम प्रॉपर्टीज पराशर दाब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पराशर दाब पढ़ने से पहले जानेंगे कि पराशर क्या है और पराशर से मिलती जुलती एक घटना जो आपने लास्ट ईयर पदार्थ की अवस्थाएं जो थी गैसेस स्टेट जो चैप्टर था उसमें स्टडी किया, जिसका नाम था विसरण, डिफ्यूजन जिसको कहते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं और क्या कुछ डिफरेंस है उसके बारे में सीख लेते हैं। दोनों मिलते जुलते भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम विसरण की, जिसको बेटे डिफ्यूजन कहते हैं। एक्चुअली जो विसरण है इसमें जो विलेय पदार्थ के कण है, ऐसे कोई सॉल्यूशन है अपने पास, अगर उसमें हम कोई विलेय पदार्थ डालते हैं तो जो विलेय पदार्थ के कण है वो एक समान रूप से पूरे में फैल जाते हैं। इसका मतलब विलेय के कण विलयन में समान रूप से फ्लो होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो मैं ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर अपने पास ये कोई सॉल्यूशन है पहले से, अगर इसमें हम कोई स्याही की बूंद डाल दें, इसमें अगर हमने इंक डाल दी तो जैसे इंक जाएगी तो वो जो इंक फैलेगी वो धीरे धीरे करके बेटे एक समान रूप से पूरे में फैल जाएगी। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ध्यान रखना, इसमें क्या हो रहा है कि जो ये सॉल्यूट जो है वो फ्लो हो रहा है, अर्थात सॉल्यूट के पार्टिकल जिसको कहते हैं विलेय पदार्थ, तो जो विलेय पदार्थ के कण हैं वो जाना स्टार्ट करते हैं। जबकि अगर, अब ध्यान रखना मैंने क्या कहा, तो विलेय पदार्थ के जो कण जा रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि जो उच्च सांद्रता है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्थात हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जो विलेय पदार्थ है उसके कण जाना प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार की जो घटना है उसको हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, अर्थात विसरण के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं पराशर की, तो एक्चुअली पराशर को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। इसमें एक वर्ड यूज होता है, इसका नाम है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्थात जैसे मेरे पास ये कोई वेसल है, इसमें मैंने बीच में ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली, जिसको कहते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, जिसे एसपीएम के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक तरफ तो मैंने ले लिया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, और दूसरी तरफ बेटे ले लिया सॉल्यूशन। अब आपको ये तय करना है, अगर मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दूं, ये पिस्टन लगा दिया मैंने, यहां सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हम जानते कम होती, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां क्या होगा, वहां क्या हो रहा था कि जो हाई कंसंट्रेशन है वहां से सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आ रहे थे। ओके, यहां क्या समझना है, यहां इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से, अर्थात एसपीएम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो आपको बताना है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें से जो विलायक के कण है वो तो आसानी से विसरित हो जाए, अर्थात दूसरी ओर उसमें से निकल जाए, गमन कर जाए, लेकिन जो विलेय पदार्थ के कण है वो दूसरी ओर विसरित नहीं करते। तो इस प्रकार का जो पात्र होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो विलायक के कण है वो विलयन की ओर आसानी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो पराशर है वो एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें विलायक के कण विलयन की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं बाई एसपीएम, अर्थात सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। यदि जो विलायक के कण है वो विलयन की ओर गमन करना प्रारंभ कर दें तो इस घटना को हम लोग
ऑस्मोसिस अर्थात परासरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो क्रिस्टल लगा है, यदि मैं इस घटना को ज्यों का त्यों रखना चाहता हूँ, इसकी सिचुएशन जैसी थी वैसी की वैसी रखना चाहता हूँ, तो मैं अगर इस पर एक पिस्टन द्वारा कोई प्रेशर अगर हम इसको दबाएं, तो इसमें से जो विलायक के कण थे जो इस तरफ को जा रहे थे, अब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल इस तरफ जाना बंद हो जाते हैं। अर्थात यहाँ जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो चीजें, पहली बात परासरण क्या है, फिर उसके बाद परासरण दाब क्या है। फिर समझ लीजिएगा, अगर हम किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट अर्थात क्या कह सकते हैं किसी विलयन तथा दोनों को अलग अलग सेपरेट रख रहे हैं, और जब सेपरेट रखते हैं तो इसमें से जो विलायक के पार्टिकल्स हैं, लेकिन रखें किसके माध्यम से, एसपीएम अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अगर हम इन दोनों को पृथक करें तो विलायक के कण विलयन की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी घटना को हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए, इस फिनोमेना को रोकने के लिए इस सॉल्यूशन पर ध्यान रखना, हमें सॉल्वेंट पे नहीं लगाना, सॉल्यूशन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अर्थात एक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। इसी अतिरिक्त दाब को हम परासरण दाब के नाम से जानते हैं। बात कर रहा था मैं, जब ये बात समझ में आ जाती है कि परासरण दाब क्या है, परासरण क्या है, विसरण क्या है, तो विसरण और परासरण में अंतर सीख लेते हैं। देखिए, विसरण और परासरण दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ कॉमन डिफरेंस हो सकते हैं। हालांकि सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, बट कई बार पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है, तो एक तरफ आप ऑस्मोसिस लिख सकते हैं और दूसरी तरफ डिफ्यूजन। आप दोनों के डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं दोनों में क्या चीज ऐसी थी जो एक में हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही। आप इसमें समझ सकते हैं ऑस्मोसिस में इसमें एसपीएम की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें एसपीएम की जरूरत नहीं होती, अर्थात इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जबकि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगाते। दूसरा ये कि हम ऑस्मोसिस में एक एक्स्ट्रा प्रेशर द्वारा उसके दाब को घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, अर्थात इसमें ये वाला पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर, जबकि जो डिफ्यूजन है उसमें पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होते हैं। अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो ये कह सकते हैं जो ऑस्मोसिस है वो सॉल्यूशन पर लागू होता है, अर्थात ये लिक्विड में लागू होता है, जबकि अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो ये मोस्टली गैसेस के लिए होता है, और गैसेस के साथ साथ इसे ये कुछ जगह सॉल्यूशन पर भी लागू होता है, अर्थात ये विलयनों पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस थे। इन डिफरेंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या छोटा सा डिफरेंस है। अब बात करेंगे नेक्स्ट है कि जो अपने परासरण दाब ज्ञात कर रहे थे, तो परासरण दाब ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती थी, उसमें से कौन सी विधि प्रमुख है। तो कई विधियां रहती हैं, उसमें हम लोग बर्कले हार्टले प्रोसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ध्यान रखना, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने की बर्कले हार्टले प्रोसेस, बर्कले हार्टले प्रोसेस, इसके माध्यम से हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है। तो एक छोटे से रूप में, वैसे तो बर्कले और हार्टले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1904 में अर्थात 1904 ईस्वी में इस विधि के माध्यम से बताया। एनसीईआरटी में भी कम दे रखा है, थोड़ा बहुत कहीं होगा ना के बराबर। ये बेटे एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की है, बीच वाले पोर्शन में आपका प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगी है, इस तरफ इसमें वाटर, ये प्योर सॉल्वेंट, इस तरफ ये कैपिलरी ट्यूब, इसमें जो सॉल्वेंट का तल है वो यहां तक है, ध्यान रखना।
इसका जो लेवल है वो यहां तक है। इसमें बेटे सॉल्यूशन और इसमें भी सॉल्यूशन, जबकि बीच वाला जो पोर्शन है इसमें सॉल्वेंट है। ध्यान रखना इसमें प्योर सॉल्वेंट है और ये इस तरीके का डायग्राम होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल्ड 6, ये कॉपर फेरोसाइनाइड की एक अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात एसपीएम। अब आप क्या देखते हैं, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन पर एक ये पिस्टन लग रहा है, ये पिस्टन है और इसमें यहां दाब गेज लगा हुआ है। ध्यान रखना ये प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। अब आप क्या देखते हैं कि जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है अर्थात ये अपने आप होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो विलायक, ये दोनों तरफ विलयन है जबकि बीच में क्या है बेटे, विलायक है। अब आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस अर्धपारगम्य झिल्ली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें से किस तरफ को जाना, फ्लो स्टार्ट करेंगे अर्थात इसमें से कुछ पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन की और कुछ पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन की ओर जाना फ्लो कर देते हैं। और अभी आपको पीछे पढ़ करके आ रहा है इसकी कंसंट्रेशन लो और हाई कंसंट्रेशन, अर्थात लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का फ्लो होना, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। अब जब आप देख रहे हो कि इसमें से पार्टिकल्स इस तरफ को फ्लो हो रहे होंगे ऊपर नीचे को, तो यहाँ जो केस नली लगी है अर्थात जो कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो लेवल था वो नीचे आ जाएगा, इसका लेवल नीचे जाता है। जैसे ये लेवल नीचे आएगा तो लेवल नीचे आने के साथ साथ आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जैसे ये लेवल नीचे आएगा इसका मतलब है कि इसमें से विलायक कम हो रहा है। इसकी सिचुएशन जैसी की तैसी रखने के लिए अर्थात विलायक का तल जहां था वहीं रखने के लिए हम इस पिस्टन द्वारा एक प्रेशर लगाते हैं अर्थात एक दाब लगाते हैं। जैसे ही आप इस पर पिस्टन द्वारा एक प्रेशर जनरेट करते हो उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब बात की ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसको हमने क्यों प्रेफर किया। तो देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 से 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो बाकी सब है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के टूटने की संभावना अधिक रहती है जबकि इसमें टूटने और फटने की संभावना कम होती है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, इसके द्वारा जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं अर्थात ज्ञात करते हैं तो इसमें टाइम कम लगता है जबकि बाकी मेथड्स में टाइम ज्यादा लगता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें जो कंसंट्रेशन है उसके चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है अर्थात इसके द्वारा जो कंसंट्रेशन है वो चेंज रहती है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो पराशर दालों से कैसे ज्ञात करते हैं और क्या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है। और विसरण क्या था, पराशर क्या था, दोनों में डिफरेंस हो गए। डिफरेंस के साथ साथ आप बात करेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पराशर दाब है, उसके कुछ नियम है, तो इन नियमों को कैसे समझेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपने 11th स्टैंडर्ड में गैसियस लॉ पढ़े थे, उन्हीं गैसियस लॉ के बेस पर सेम यहाँ पर कुछ डिफरेंस के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉ की, तो वहां और यहाँ इतना ही अंतर है। सबसे पहले बात करूंगा इसके कुछ रूल्स हैं लॉ। इनमें पहला आएगा बॉयल्स वन हाफ। देखिए बॉयल वन हाफ लॉ, अगर हम इसकी बात करें बॉयल वन हाफ की लॉ की, तो इसके माध्यम से ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल ने ये कहा यदि हम 3 चीजें टेम्परेचर, प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन, यदि यहां टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें तो जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के
अगर इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा लाइक के, वेयर के इज कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है तो पाई अपॉन सी इज इक्वल के। यहां से जरूरत पड़ने के हिसाब से फॉर्मूला है सी कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अगर सी इज इक्वल 1/b, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग 1 मान लें देन या कांस्टेंट मान लें तो c इज इक्वल 1 हो जाएगा, तो 1/b है, b इज इक्वल 1/c। यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं तो पाई b इज इक्वल k, ये कांस्टेंट हो जाता। अगर हम दो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पाई 1 b1 इज इक्वल पाई 2 b2, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। v क्या है बेटे, यहाँ वॉल्यूम है, c कंसंट्रेशन है और k कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बॉयल के अकॉर्डिंग था, किसके अकॉर्डिंग बेटे, बॉयल के। अब मैं बात कर रहा हूँ बॉयल के साथ साथ चार्ल्स की। तो दूसरा जो लॉ था वो दिया चार्ल्स ने, चार्ल्स बॉयल बॉन्ड हाफ। तो चार्ल्स बॉन्ड हाफ लॉ देखिए, चार्ल्स क्या कहते हैं, चार्ल्स ये कहते हैं कि अगर यहां आपने कांस्टेंट टेम्परेचर किया, चार्ल्स चाहते हैं क्योंकि ये जो लॉ चल रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है, इसलिए चार्ल्स कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे। इसका मतलब है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट आएगा K, वेयर K इज कांस्टेंट। K क्या बेटे, कांस्टेंट है। अगर K की वैल्यू निकालोगे तो पाई ओवर T इज इक्वल K। आपने 11th में स्टडी किया, तो यहां से अगर दो सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो पाई 1 ओवर T1 इज इक्वल पाई 2 ओवर T2। ये कब लगाओगे, जब कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में कांस्टेंट दे रखी है देन तब लगाएंगे। अब बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बॉन्ड हाफ इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं, तो थोड़ा सा ठीक से समझेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स मिलेंगे कई आपको एनसीईआरटी में जो बॉन्ड हाफ इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बॉन्ड हाफ इक्वेशन, बॉन्ड हाफ इक्वेशन में ये है, अगर हम लोग बॉयल बॉन्ड हाफ लॉ और चार्ल्स बॉन्ड हाफ लॉ अगर दोनों को हम लोग कंबाइन कर दो तो कंबाइन होने से जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसी इक्वेशन को हम लोग बॉन्ड हाफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। लाइक अगर हम अकॉर्डिंग टू बॉयल बात करें तो बॉयल के अकॉर्डिंग क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C, इक्वेशन नंबर 1। अनदर वन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अगर चार्ल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इसका मतलब है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, अर्थात तापमान जब स्थिर रहता है तब। जब दूसरे में बात करते हैं कि अगर हम पाई की बात करते हैं अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड T। अब जब ये प्रोपोर्शनल है, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाना चाहते हो तो कोई भी कांस्टेंट लगाओगे, लाइक आपने इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया S, तो यहां से बन गया पाई इज इक्वल SCT। आप चाहते तो यहां बेटे R भी यूज कर सकते हैं, वेयर S इज इक्वल सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका मतलब है ये बेटे बिलियन स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये ध्यान रखना, ये S की वैल्यूज है। जब हमें क्वेश्चंस करने होंगे तो मैं क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो जरूरत पड़ेगी। अब S की जगह अगर आप R लिखते हैं तब भी आपका सही माना जाता। R पे ऐसा नहीं है कि गलत कर दिया जाए, R पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, R पर भी सही है। पाई इज इक्वल SCT, क्योंकि कुछ जगह P लिखा हुआ है, अपने को पाई यूज करना है क्योंकि P हम लोग पीछे वेपर प्रेशर के लिए यूज कर चुके हैं। ओके, तो S इज इक्वल 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट रहती है। अगर हम चाहते तो इसको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में भी दिखा सकते हैं। जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन दे रखी है। चलिए बात करते हैं। अब S की वैल्यू है, अगर हम ये मान लें कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स जो दे रखे हैं अर्थात जो नंबर ऑफ मोल्स है वो दे रखे हैं N।
एक चीज और, C मैं पीछे बता चुका हूं, एक सेकंड और, C इज इक्वल 1/b। अगर हम इसको यूज करेंगे तो पाई इज इक्वल हो जाएगा ST/b, क्रॉस मल्टीप्लाई तो पाई b इज इक्वल ST। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं कि पाई b इज इक्वल ST। अब मैं बात कर रहा था यहां नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर अगर दे रखा है, इफ गिवन दैट है कि n नंबर ऑफ मोल्स है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं कि n है, देन तब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पाई इज इक्वल NaCT, इसकी इक्वेशन बन जाएगी पाई इज इक्वल NaCT। और हम जानते हैं बिलो n इज इक्वल, या एक बात और, पाई इज इक्वल NaCT, C की जगह वैल्यू लगाते हैं तो क्या हो जाता, पाई b इज इक्वल NHT। C और इसमें रिलेशन के साथ अगर हम इस तरीके से इसे लगाते हैं देन ये कंडीशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि जो n है, n इज इक्वल गिवन मास ओवर मोलर मास, इस तरीके से आप लगा सकते हो, पाई b इज इक्वल W/m/HT। यहां से आसानी से आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, अगर उसमें दे रखा है, कैसे भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे बोल रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कोई अमाउंट दे रखा है कितने में डिसॉल्व किया जाता है और आपसे पूछ रहा है, उसमें से किसी की भी वैल्यू पूछे तो आप इसके बेस पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और दो डिफरेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां से बनेगा पाई 1b1 ओवर t1, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, और पाई 2b2 ओवर t2, इसके बेस पर हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तब लगाएंगे जब अपने पास दो सॉल्यूशन दे रखे होंगे। अगर एक सॉल्यूशन दिया है तो एक के हिसाब से सिर्फ इतना ही करेंगे, अगर दो सॉल्यूशन दिए हैं तो दोनों के हिसाब से पूरी तरीके से करेंगे। ओके, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से बेस्ड जो 3 नियम थे, उन 3 नियम की बात थी, बॉन्ड ऑफ चार्ज और उसके बाद बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे जाकर के हमें आवश्यकता होगी बॉन्ड ऑफ इक्वेशन की, सॉरी बॉन्ड ऑफ फैक्टर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बेस पर ये सारे फॉर्मूलेस बदल जाएंगे, इन सब में थोड़े थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले चीज जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उसमें और इसमें क्या रिलेशन है। उसके बाद जब इक्वेशन बन जाएगी फिर इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको, अगर एसटीपी या एनटीपी की बात कर रहा है तो हम सब जानते हैं कि एसटीपी और एनटीपी क्या होते हैं। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, अर्थात मानक तापदाब तथा सामान्य तापदाब। एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं है। इस पर जो वैल्यूज है उनके बारे में पता होना चाहिए कि एसटीपी और एनटीपी। अगर हमें बात करते हैं प्रेशर की तो 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं या 1 बार ले सकते हैं। जो 1 बार लेंगे तो आप समझ सकते हैं 0.987 ATM इसके इक्वल होता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, या यहाँ 760 mm अगर इसमें दे रखा है तो, या 76 cm जिसकी भी फॉर्म में दे रखा है वहां से लगाएंगे। जो वॉल्यूम है वो हमेशा ऑलवेज फाइंड करना होता है। जो टेम्परेचर है वो आप लगाते हो 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, और जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज फाइंड करना होता है। वैसे 22.4 लीटर हम लोग कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से इसे ठीक से घर पर करने की आवश्यकता है, बार बार करके देखेगा। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।